Hello friends, welcome to OT Medical Lecture. So this video discuss about bronchial asthma. इस वीडियो में जानेंगे कैसे होता है अस्थमा अटैक और इसका टाइप्स को भी जानेंगे। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मैनेजमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन, इन सभी को कंप्लीट एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो में अंतिम तक बने रहना, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल कर दें, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें अस्थमा बोलते हैं, चाहे इसको ब्रोंकियल अस्थमा भी बोलते हैं। अस्थमा बोल सकते हैं, चाहे ब्रोंकियल अस्थमा बोल सकते हैं। जैसे अस्थमा इज अ लॉन्ग टर्म कंडीशंस अफेक्टिंग द एयरवेज, यानी कि इसमें क्या करता है, ये लॉन्ग टर्म कंडीशन है और अफेक्ट कर देता है एयरवेज पे। देखो यहाँ पर एयरवे जो है इस पे इफेक्ट करता है। हमारे लंग का जो ब्रोंकी जो है, ब्रोंकी के वॉल पे क्या होता है कि इसको इफेक्ट करके इसको नेरो कर देता है। स्टिमुलेशन होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन होने के बाद यहाँ पे नेरो हो जाता है। तो इसी को यहाँ पे बोल रहा है कि एयरवे को क्या करता है, अफेक्टिंग कर देता है लॉन्ग टर्म के लिए। इट इन्वॉल्व इन्फ्लामेशन एंड नेरोइंग्स एयरवे इनसाइड द लंग्स विच रेस्ट्रिक्शंस एयर सप्लाई, यानी कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट कर देता है, किसमें, एयर सप्लाई में रेस्ट्रिक्शन ला देता है। देखिए जैसे यहाँ पर नॉर्मल आपको दिखता होगा, नॉर्मल एयरवे है, यहाँ पर एस्थेमेटिक एयरवे है। यहाँ पर एस्थेमेटिक जो एयरवे आपको दिखता होगा, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे इसको नेरो करने देता है। नेरो करने के बाद यहाँ से जो एयर का सप्लाई है वह कम होने लगता है, यानी लेस होने लगता है यहाँ से एयर का सप्लाई। तो इसीलिए इसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ये एरिया। इसी कारण से यहाँ पे प्रॉपर जो हमको ऑक्सीजन चाहिए बॉडी को, वो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है। डेफिनेशन को इसका देखते हैं। अस्थमा इज अ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिवर्सिबल लंग डिजीज, यानी ये क्या है, अस्थमा एक क्रोनिक है जो कि लॉन्ग टर्म होगा, लॉन्ग टर्म कंडीशन में होता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव है, यानी ऑब्स्ट्रक्शन लाता है। ये जो है ऑब्स्ट्रक्शन लाएगा, जैसे एयरवे है यहाँ पे नेरो होने के बाद ऑब्स्ट्रक्शन ला दिया है, यानी इसमें प्रॉपर एयर का इनहेल और एक्सहेल होने में डिफिकल्ट होगा। और रिवर्सिबल, यानी कि अस्थमा जो है रिवर्सिबल है, यानी इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं मेडिसिन के थ्रू। इसको हम, जैसे यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, यहाँ पर नेरो हो गया, मेडिसिन के थ्रू इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसीलिए ये रिवर्सिबल है लंग डिजीज। इन विच देयर्स इन्फ्लामेशन एंड नेरोइंग्स ऑफ ब्रोंकियल ल्यूमेन, यानी ल्यूमेन किसको बोलते हैं, जैसे ये ब्रोंकी है, इसका जो ये एरिया है, ये एरिया है, इसी को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिखता होगा, इसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं, इस एरिया को ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन में क्या होता है ना कि इन्फ्लामेशन हो जाता है और नेरो हो जाता है ये। एंड ए हाइपर एक्टिव रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुली, यानी क्या करता है, हाइपर एक्टिव इसका रिस्पॉन्स होने लगता है, स्टिमुलस होने लगता है। जब ज़्यादा होने लगता है, फोर्सफुल्ली इसमें होने लगता है, स्टिमुलस होने लगता है। जैसे बाहरी फॉरेन बॉडी वगैरह अगर हमारे लंग में जाने के बाद हम लोग कैसे उसको बाहर निकालते हैं कफिंग करके, तो ऐसे ही स्टिमुलस होने लगता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है। ये जितना इसका वॉल है हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। कैरेक्टराइज्ड बाय विजिंग और डिस्पेनिया, कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस, यानी इसमें विजिंग क्या होता है, घरघराहट, यानी घरघराहट का जो साउंड आने लगता है उसको हम लोग विजिंग बोलते हैं। उसके बाद डिस्पेनिया होने लगता है। डिस्पेनिया क्या होता है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग होता है, यानी कि सांस फूलने लगता है, पेशेंट का सांस फूलने लगता है। कफिंग होने लगता है, खांसी होने लगता है पेशेंट्स को। उसके बाद चेस्ट टाइटनेस होने लगता है। चेस्ट टाइटनेस यानी सीने में जकड़न सा होने लगता है, उसका चेस्ट को टाइटनेस होने लगता है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए इसका हम एनाटॉमी को थोड़ा सा समझते हैं। अस्थमा का एनाटॉमी को समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नोज होता है, उसके बाद माउथ होता है, लेरिंग्स होता है, उसके बाद फेरिंग्स होता है, ट्रैकिया होता है, लंग्स होता है, यानी कि यहाँ पे राइट लंग्स है, इधर लेफ्ट लंग्स है। उसके बाद ब्रोंकी होता है, उसके ब्रोंक्यूल्स होता है। समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है। देखिए एस्थेमेटिक एयरवे को यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एस्थेमेटिक एयरवे यहाँ पे दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसमें देखिए एक्स्ट्रा म्यूकस हो जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा जो म्यूकस आपको यहाँ पर देखते होंगे, यहाँ पे आपको नॉर्मल दिखता होगा एयरवे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस्थेमेटिक एयरवे में एक्स्ट्रा म्यूकस यहाँ पर क्या होता है, सिक्रेशन होने लगता है।
उसके इन्फ्लाम्ड हो जाता है, स्वेल हो जाता है, यहाँ का वॉल जो है स्वेल होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, टाइटेंस मसल्स है वे पूरा टाइट होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, तब जाकर के हम लोग बोलते हैं इसको वॉल में अस्थमा हो गया। जैसे रिलैक्स स्मूथ मसल, यहाँ पर देखिए किस तरह से रिलैक्स है इसका स्मूथ मसल्स, यहाँ पे आपको दिखाई देता होगा अस्थमा पेशेंट को किस तरह से चेस्ट टाइटनेस हो रहा है। ब्रोंक्यूल्स, आपको ब्रोंक्यूल्स दिख रहा होगा, ब्रोंक्यूल्स है, स्मूथ मसल्स है, और एल्वोलाई है, एयर शेक है, ये एयर शेक आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है, नॉर्मल आपको ये दिख रहा होगा, और यहाँ पर स्टेमेटिक्स एयरवे में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। म्यूकस अगर सिक्रेशन हो जाएगा, इन्फ्लाम्ड हो जाएगा, तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रक्शन आ जाएगा, थिक म्यूकस प्रोडक्शन होने लगता है, यानी पूरा थिक रहता है, जो कि एयरवे को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। इनहेल और एक्सहेल करने में पेशेंट्स को दिक्कत होने लगता है, इन्फ्लाम्ड हो जाता है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होने लगता है, ब्रोंको स्पाज्म यहाँ पर होने लगता है, यानी ब्रोंको का टाइटनेस हो जाता है, यहाँ पर जो होता है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच 3 प्रॉब्लम्स डेवलप्ड, यानी 3 को प्रॉब्लम के कारण यहाँ पर क्या होता है, डेवलप्ड होता है। क्या, एयरवे इन्फ्लामेशन, सबसे पहले एयरवे इन्फ्लामेशन होता है, ब्रोंको स्पाज्म होता है, उसके बाद हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस होता है, यानी कि इसमें 3 को सबसे मेन प्रॉब्लम होता है। 3 प्रॉब्लम्स के कारण यहाँ पर डेवलप्ड होता है। सबसे पहले एयरवे इन्फ्लामेशन होता है। देखिए एयरवे इन्फ्लामेशन क्या होता है, द लाइनिंग ऑफ एयरवे बिकम्स स्वेलन, यानी कि यहाँ पर देखिए जब इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, यहाँ का जो एरिया है ये इन्फ्लामेशन हुआ और यहाँ पर ये स्वेल हो गया। स्वेल होने के कारण यहाँ का जो एयर फ्लो होगा बहुत कम होने लगेगा। फिर यहाँ पर ब्रोंको स्पाज्म होगा, द मसल्स अराउंड द एयरवे कंस्ट्रिक्ट यानी टाइटेन एंड इट मैक्स एयरवे नैरो, एयर कैन नॉट फ्लो फ्रीली थ्रू द कंस्ट्रक्टेड एयरवेज, यानी यहाँ पर फ्रीली जो है होता है वह फ्लो नहीं कर पाता है, इस एरिया को फ्लो नहीं, जब स्पाज्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एयरवे, इसका जब स्पाज्म हो जाएगा, यहाँ से स्पाज्म होने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट जब इस एरिया में हो जाएगा तो यहाँ से फ्रीली एयर फ्लो नहीं हो पाएगा, इनहेल नहीं कर पाएगा, एक्सहेल नहीं कर पाएगा, इसमें क्या होगा, डिफिकल्टी होने लगा, पेशेंट को बहुत डिफिकल्ट होगा इनहेल करने में और एक्सहेल करने में, जो है हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाएगा, एक्सेसिव जो म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है, कंट्रीब्यूट्स टू एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यानी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। तो उम्मीद करते हैं अब तक में ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे हम लोग इसका टाइप्स को पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अस्थमा, यानी अब इसका टाइप्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, एलर्जिक अस्थमा। यहाँ एलर्जिक अस्थमा में क्या होता है, ट्रिगर्स बाय एलर्जेंस लाइक पोलेन, डस्ट एंड मोल्ड। यहाँ पर देखिए पोलेन क्या होता है, पराग कण होता है, जैसे कि एक फ्लावर होता है, फ्लावर के ऊपर में जो पराग कण होता है दूसरा फ्लावर में जाता है, तो ये जो पराग कण होता है इसका सबसे एलर्जी के कारण अस्थमा होने चांसेस रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। इसके कारण जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे एलर्जिक अस्थमा। पोलेन के कारण, डस्ट के कारण हो सकता है, मोल्ड, मोल्ड आप समझ रहे होंगे मोल्ड क्या होता है, जैसे फफूंदी लग जाता है, फफूंदी जैसे इसमें आपको ब्रेड दिख रहा होगा, ब्रेड में फफूंदी दिख रहा है, फफूंद जैसा हो जाता है, उसको मोल्ड बोलते हैं, इसके कारण भी अस्थमा होता है। नॉन एलर्जिक अस्थमा, अब इसमें देखिए क्या होता है, नॉन एलर्जिक अस्थमा में कॉजेड बाय नॉन एलर्जिक फैक्टर सच एज पॉल्यूशन, इसमें क्या होता है कि तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन एलर्जिक, यानी कि इसमें पॉल्यूशन के कारण होगा, केमिकल के कारण होगा और इन्फेक्शन के कारण होगा, इसको बोलेंगे नॉन एलर्जिक अस्थमा। तो इसमें भी समझ गए होंगे। तीसरा में हम लोग देखते हैं सीजनल अस्थमा। सीजनल क्या होता है, अकर ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ ईयर सच एज एलर्जी सीजन, यानी एलर्जिक सीजन में सबसे ज्यादा इसका होने का चांस होता है। हम लोग के यहाँ पर ईयरली में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, मोस्ट एलर्जी की जो सीजन होता है मार्च और अप्रैल में होता है। इसमें क्या होता है, बसंत का सीजन आता है जिसको स्प्रिंग बोलते हैं। स्प्रिंग सीजन जो होता है, बसंत ऋतु मार्च और अप्रैल में आता है। इस टाइम में सबसे ज्यादा एलर्जन इन्वायरमेंट में रहता है, तो इसके कारण होने का चांस रहता है। इसको सीजनल अस्थमा बोलते हैं, यानी सीजनल हाइपर एक्टिव हो जाता है पेशेंट का अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा, इसमें क्या होता है, कॉज्ड बाय एक्सपोजर्स टू वर्क प्लेस
इरिटेंट, यानी कि वर्क प्लेस पर जाने के बाद क्या होता है, ऑक्यूपेशनल, यानी कि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह में जो डस्ट वगैरह उड़ता रहता है, उसके कारण जो पेशेंट के लंग्स में जो इरिटेंट होने लगेगा, तो इसको हम बोलेंगे ऑक्यूपेशनल अस्थमा। उसके बाद 5 में देखिए, चाइल्डहुड ऑनसेट अस्थमा, यानी चाइल्डहुड ऑनसेट क्या होता है, डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड इट द मोस्ट कॉमन टाइप, यानी कि ये क्या है, एक मोस्ट कॉमन टाइप्स है जो बचपन में होने वाला अस्थमा है। यह 5 वर्ष से पहले हो जाता है, इन्फेंट में भी इसका होने का चांस रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, जो चाइल्डहुड में आ जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे चाइल्डहुड ऑनसेट अस्थमा। इसका टाइप्स को ध्यान से रखिएगा, इसका एग्जाम में अक्सर इस टाइप का टाइप्स ऑफ अस्थमा पूछा जाता है। 6 में देखिए, एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, यहाँ के अडल्ट का जो होता है, अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन एडल्टहुड, यानी यहाँ पर क्या होता है कि एडल्टहुड में जो फर्स्ट टाइम जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, यानी जब पेशेंट एडल्ट रहता है उस टाइम में होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडल्ट ऑनसेट अस्थमा। अब देखियो, एसिनोफिलिक अस्थमा, यानी एसिनोफिलिक अस्थमा क्या होता है, एक सीवियर टाइप का है, कॉजेड बाय हाई लेवल्स ऑफ एसिनोफिल्स इन द एयरवे, यानी एसिनोफिल क्या होता है, एक WBC जो है इसी का एक टाइप्स होता है, आप लोग पढ़े होंगे, इसका ही एक टाइप्स है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिनोफिल। तो एसिनोफिलिक अस्थमा इसी के कारण से होता है, जो कि इसका हाई लेवल हो जाता है। हाई लेवल जब होगा तो इसके कारण जो होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एसिनोफिलिक अस्थमा। तो ये भी उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। एक्सरसाइज इंक्लूड्स अस्थमा, यानी इसमें क्या होता है, ट्रिगर्स बाय फिजिकल एक्टिविटी व्हेन एयरवे टाइटेन, यानी कि जब फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, उस टाइम में जब दम फूलने लगता है पेशेंट का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा। यानी एक्सरसाइज के थ्रू देखते हैं, जब पेशेंट अगर कोई एक्सेसिव काम कर दे, तेजी से चल ले, कोई रनिंग कर ले, तो उसका दम फूलने लगता है, वो ब्रीदिंग करने में बहुत डिफिकल्टी होने लगता है, तो उसको हम लोग डिस्पेनिया होने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा। तो एक्सरसाइज इंक्लूड अस्थमा भी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसका कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स को अच्छे से समझना है। फैमिली हिस्ट्री, यानी कि पेशेंट्स का फैमिली हिस्ट्री को देखना है। अगर पेशेंट का फैमिली हिस्ट्री में इस तरह का किसी को पहले हुआ है तो होने का चांस बढ़ जाता है। एलर्जी कंडीशन में भी होने का चांसेस होता है, जब एलर्जी कंडीशन होगा उस टाइम में होगा। लाइफ स्टाइल से फैक्टर्स भी मायने रखता है, लाइफ स्टाइल्स का जो हमारा चेंज रहता है, रूटीन वगैरह चेंज रहता है, उसके कारण भी होता है। बिगिनिंग ओवर वेट और ओबेसिटी इन चिल्ड्रेन एंड एडल्ट, यानी ओवरसिटी भी सबसे बड़ा कारण यहाँ पर बन जाता है। अगर ओवरसिटी आपका रहेगा, ओबेस रहिएगा, तो उस टाइम में भी आप चाहे चाइल्ड हो या एडल्ट हो, उसमें होने का चांस होता है। एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल allergens and irritants including outdoor and indoor air pollution, dust, mites and molds, यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, इरिटेंट्स जैसे इंक्लूड रहता है हमारा इन्वायरमेंट में है, एलर्जेंस वगैरह जैसे होता है हमारा आउटडोर हो चाहे इनडोर हो, एयर पोल्यूशन हो, डस्ट हो, चाहे माइट्स हो। माइट्स क्या होता है, कोई कण वगैरह अगर हो उसके कारण भी होता है। मोल्ड्स हो, यानी फफूंदी वाले मतलाए थे, उस सब के कारण भी इसमें होने का चांस होता है। एक्सपोजर टू केमिकल्स एट ऑक्यूपेशनल एरिया, यानी इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के बाद केमिकल्स वगैरह वहाँ का जो इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाता है, उसको हम लोग ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, उसके कारण भी होने का चांस होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर भी समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी, यानी इसका पैथोफिजियोलॉजी को जानना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैथोफिजियोलॉजी, यहाँ पर ट्रिगर फैक्टर को सबसे पहले देखिए क्या होता है। ट्रिगर फैक्टर्स इंडोर एंड आउटडोर हो, एलर्जेंस हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो, यानी ये सब जितना होता है यही होता है ट्रिगर फैक्टर। यानी कि जो अस्थमा होने का जो ट्रिगर फैक्टर्स होता है यही होता है, चाहे इंडोर पोल्यूशन में हम लोग रहे, चाहे आउटडोर पोल्यूशन में रहे, एलर्जेंस कोई भी हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो जाएगा, तो इसके कारण ट्रिगर होता है। क्या होता है उसके बाद, क्या होता है, एयरवे इन्फ्लामेशन हो जाता है। एयरवे का जो यह एयरवे नॉर्मल एयरवे है, इसमें इन्फ्लामेशन होने लगता है।
नॉर्मल एयरवे है, इसमें धीरे धीरे इसका ल्यूमेन में इन्फ्लामेशन होने लगेगा। इन्फ्लामेशन होने के बाद देखिए क्या होता है, हो जाता है वहाँ पर स्वेलिंग ऑफ ब्रोंकियल्स मेम्ब्रेन, यानी ब्रोंकाई का जो मेम्ब्रेन होता है उस पे क्या होने लगता है, स्वेलिंग होने लगता है। स्वेलिंग होता है, उसके बाद क्या होता है, फिर हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, यानी हाइपर सिक्रेशन होने लगता है। यहाँ म्यूकस का हाइपर सिक्रेशन होगा, तो वहाँ पर म्यूकस जब हाइपर सिक्रेशन होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन आने लगेगा। एयरवे मसल्स का क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। यहाँ पे एयरवे का जो मसल्स है धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा। यहाँ पे देखिए इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन होने के बाद यहाँ पर म्यूकस का सिक्रेशन होने लगेगा, तो इस एरिया में क्या होगा, नेरो होने लगेगा। नेरो होने लगेगा तो नेरोइंग ऑफ ब्रीदिंग पैसेज, यानी कि यहाँ पर नेरो होने लगा। इस पैसेज को देखते हैं, ये धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, नेरो हो गया। नेरो होने के बाद क्या होगा, तब जाकर के विजिंग आने लगे। विजिंग साउंड हम लोग को सुनाई देगा, घरघराहट का साउंड सुनाई देगा। कफिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगे, ब्रीदिंग करने में यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ दिखेगा पेशेंट में। टाइटनेस इन चेस्ट, यानी चेस्ट में टाइटनेस ऐसा फील होने लगेगा पेशेंट को। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग सिम्टम्स को इसका देखेंगे। सिम्टम्स में क्या होता है, लेवर्ड ब्रीदिंग। यहाँ पर देखिए लेवर्ड का ब्रीदिंग क्या होता है। लेवर्ड ब्रीदिंग, लेबर ब्रीदिंग्स में क्या होता है, डिफिकल्ट होने लगता है पेशेंट्स को, यानी कि मोर एफर्ट लगाना होता है। बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा करके, नॉर्मल ब्रीदिंग से ज़्यादा एफर्ट लगा करके जो ब्रीदिंग करेगा और उसका फीलिंग्स अनकंफर्टेबल रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे लेबर ब्रीदिंग। उसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंट कफिंग, यानी फ्रीक्वेंट कफिंग होगा, बार बार खांसी आना। बार बार जब खांसी आएगा हम लोग इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंट कफिंग। पेशेंट को बार बार खांसी आएगा, विजिंग आएगा, घरघराहट का साउंड आने लगेगा। उसके बाद एलर्जी दिखाई देगा पेशेंट को। उसके बाद स्लीप प्रॉब्लम्स आएगा, पेशेंट को स्लीप लेने में दिक्कत होगा। अगर ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगा तो पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होगा, तो स्लीप में प्रॉब्लम आएगा। चेस्ट पेन आएगा, कॉमन कोल्ड हो सकता है। फीलिंग्स यानी टायर्ड होगा, थका हुआ फील होगा। सीवियर अस्थमा सिम्टम्स में क्या होता है, रैपिड ब्रीदिंग, यानी बहुत तेज तेज ब्रीदिंग लेने का कोशिश करेगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, तो इसी को हम लोग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तब होने लगता है। चेस्ट टाइटनेस होने लगता है, चेस्ट पूरा टाइटनेस हो गया, विजिंग होने लगेगा। यानी कि नाइट टाइम में अस्थमा एपिसोड, यानी रात के टाइम में खांसी जब आता, कफिंग होता है तो ज़्यादा चांस है क्रोनिक कफ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रेसिंग हार्ट बीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते ये भी समझ गए होंगे। आगे बढ़ते, डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा, यानी इसका अस्थमा का डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एलर्जिक टेस्ट करवाएंगे। एलर्जिक टेस्ट करवाने से पता चलेगा कि इसमें कौन सा एलर्जन वगैरह है। उसके बाद लिवर फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं। इसमें डब्ल्यूबीसी में हम लोग देखते हैं, उसका टाइप्स को देखते हैं, एसिनोफिल्स को देखते हैं कि उसका काउंट अधिक है या कम है, उससे भी पता चलता है। चेस्ट एक्सरे देखते हैं, चेस्ट को एक्सरे करके देखते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एस्पुटम टेस्ट से हम लोग पता करते हैं। उसके बाद एस्पायरोमेट्री से पता करते हैं। एस्पायरोमेट्री से ब्रीदिंग लेने में इसका टाइडल वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना आसानी से ये ले पा रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है लेने में ब्रीदिंग, तो इससे पता चलता है। तो आगे चलिए बढ़ते हैं, इसका मैनेजमेंट को देखते हैं। मैनेजमेंट में क्या है, मेडिकेशंस है। मेडिकेशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स यूज करते हैं, जो क्या करता है, रिलैक्स एयरवे मसल्स को, यानी मसल्स को, एयरवे मसल्स को रिलैक्स कर देता है। इसका जो मेडिसिन का नाम है अल्ब्यूट्रोल है। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स में हम लोग करते हैं रिड्यूज एयरवे इन्फ्लामेशन। एग्जाम्पल इसका जैसे इनहेल्ड है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है। इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज करते हैं, जो क्या करता है, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कर देता है। उसका एयरवे में जो इन्फ्लामेशन होता है उसको रिड्यूस करता है। उसके बाद ल्यूकोट्रिएन मॉडिफायर्स जो है, इस ब्लॉक इन्फ्लामेशन इंक्लूड केमिकल्स, यानी कि ब्लॉक कर देता है, इसका इन्फ्लामेशन को ब्लॉक कर देता है केमिकल। ये जो मेडिसिन तैयार किया जाता है, ये किया जाता है ल्यूकोसाइट से, जो ल्यूकोसाइट्स है उससे तैयार किया जाता है। हम लोग अभी पढ़े थे ना एसिनोफिल्स, तो उसको कम करने का यही काम करता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म कंट्रोल, यानी लॉन्ग टर्म हम लोग कंट्रोल में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म में हम लोग इसका मैनेजमेंट क्या करते हैं, आइडेंटिफाई एंड अवॉइड ट्रिगर्स, यानी जो जो ट्रिगर्स होने वाला है उस सबको हम लोग आइडेंटिफाई करके उसको अवॉइड करते हैं, उस एनवायरनमेंट से दूर रखते हैं। आइसोलेशन में पेशेंट अगर सीवियर रहता है तो आइसोलेशन में हम लोग पेशेंट को रखते हैं।
डेवलप ए अस्थमा एक्शन प्लान, यानी कि हम लोग एक्शन प्लान को डेवलप करते हैं। अस्थमा के विरुद्ध एक एक्शन प्लान होता है जिसमें कि ग्रीन जोन लाते हैं, येलो जोन रहता है, उसके बाद रेड जोन होता है। ग्रीन जोन में जो पेशेंट ठीक ठाक गुड होता है उसको हम लोग देते हैं। उसके बाद येलो में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको येलो में रखते हैं, और वेरी डिफिकल्ट जो होता है उसको रेड जोन में रखते हैं। तो ये एक्शन प्लान यही है। रेगुलर फ्लो अप्स विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी रेगुलर फ्लो अप्स करना है यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, मॉनिटरिंग्स करना है रेगुलरली, असेस लंग फंक्शन, यानी कि रेगुलरली इसका हम लोग लंग का फंक्शन को टेस्ट करना है, असेस करते रहना है। एडजस्ट ट्रीटमेंट्स बेस्ड ऑन अस्थमा सिविरिटी, यानी कि यहाँ पर किस तरह से सीवियर है उसका सिविरिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशंस, डेक्लाइन इन लंग फंक्शन, यानी इसका डेक्लाइन को हम लोग देखते हैं। डेक्लाइन क्या होता है, जो ग्राफ होता है ग्राफ में इसका कमी आ जाता है, जो वॉल्यूम होता है लंग्स का, टाइडल वॉल्यूम जो होता है उसमें अगर गिरावट होने लगेगा, अगर पेशेंट को एफर्ट लेने में दिक्कत होगा, ब्रीदिंग लेने में अगर प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पर इसका जो डेक्लाइन है वह धीरे धीरे नीचे जाते हुए दिखेगा। ऑस्टियोप्रोसिस ये क्या होता है, इसका ऑस्टियो मतलब बोन होता है, प्रोसिस मतलब क्या होता है, वीकनेस होता है, यानी कि हमारा बोन क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। इन्फेक्शन, इसका कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शंस भी हो सकता है। हाइपरटेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर यहाँ पर होने लगता है, हाई ब्लड प्रेशर होगा, डायबिटीज होगा, स्लीप डिसऑर्डर्स होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो जाएगा, यानी स्लीप एपनिया पेशेंट्स को डिफिकल्ट होने लगता है, ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, स्लीप ठीक से हो नहीं पाता। मूड डिसऑर्डर, यानी कि उसका बिहेवियर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आने लगेगा, पेशेंट अगर अनकंफर्टेबल रहेगा तो चिड़चिड़ापन होने लगेगा, मूड इसका डिसऑर्डर्स हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अगर आपका डाउट क्लियर हुआ होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।